आज के वीडियो में हम बात करेंगे गति के ग्राफीय निरूपण के बारे में। मैंने अक्सर देखा है कि वैसे स्टूडेंट जिन्हें ठीक ठाक जानकारी है फिजिक्स की, अगर उनका भी सामना कभी ग्राफ से हो जाए तो उनका तार छूटने लगता है। और ऐसे में स्टूडेंट यह सोचता है कि अगर एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस पूछ भी लिए गए ग्राफ से तो मैं उसे छोड़ दूंगा। तो अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो यह वीडियो लेक्चर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और मेरा विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देख लेते हैं तो ग्राफ का यह डर आपके अंदर से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो गति के ग्राफीय निरूपण को देखने से पहले हम यह जान लेते हैं कि ग्राफीय निरूपण होता क्या है और ग्राफीय निरूपण किस तरह से किया जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ कि किसी भी दो परिवर्तनशील यहाँ इंपॉर्टेंट है और भौतिक राशि, किसी भी दो परिवर्तनशील भौतिक राशि के बीच जिस रेखा द्वारा संबंध दिखलाया जाता है उसी रेखा को ग्राफ कहते हैं। अब हम यहाँ इसे समझते हैं कि परिभाषा जो है ग्राफीय निरूपण की ये क्या कह रहा है। तो मान लेते हैं हम कि ये एक रेखा है जो ग्राफ है। एक भौतिक राशि हमारी एक्स अक्ष के दिशा में है, कोई भी भौतिक राशि हो सकती है, और एक भौतिक राशि है जो वाई अक्ष के दिशा में है। अगर भौतिक राशि धनात्मक है तो एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में, और अगर ऋणात्मक है तो एक्स अक्ष के ऋणात्मक दिशा में होगा। ये बात उम्मीद करता हूँ कि आप समझते होंगे। अब देखिए ये ग्राफ क्या कह रहा है। मान लिया जाए कि हम एक बिंदु ये लेते हैं, तो अगर इस बिंदु पर देखें तो ग्राफ सिर्फ हमें इतना बता रहा है कि जब एक्स अक्ष पर जो भौतिक राशि है उसका मान इतना था, मान लिया जाए ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, यानी एक एक स्लॉट हमारा 5-5 का है, और ये भी 5 है, ये 10 है, ये भी 15 है, यहाँ भी एक एक स्लॉट हमने 5-5 का मान लिया। तो इसका सिर्फ इतना मतलब है इस ग्राफ का कि जब एक्स अक्ष वाली भौतिक राशि का मान 5 था तो वाई अक्ष वाली भौतिक राशि का मान इतना था। ये करीब करीब आप देखेंगे तो 8 के आसपास हो रहा है। और फिर एक और किसी बिंदु पर देखते हैं हम, मान लिया जाए हम यहाँ देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जब एक्स अक्ष वाली भौतिक राशि का मान 10 से थोड़ा सा कम यानी 9 के आसपास था तो वाई अक्ष वाली भौतिक राशि का मान 15 के आसपास या 15 था। इसी तरह से अगर मान लिया जाए कि यहाँ एक कोई ग्राफ है, किसी भी तरह का ग्राफ है, तो यहाँ ये सिर्फ इतना बता रहा है कि जब एक्स अक्ष वाले भौतिक राशि का मान -2 स्लॉट यानी -10 था तो वाई अक्ष वाले भौतिक राशि का मान -15 था। ठीक उसी प्रकार इधर का ग्राफ और इधर के ग्राफ में हम देख लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे कि ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है। फिर आगे देखते हैं कि ग्राफ सीधी और वक्र दोनों तरह के हो सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम बिना दुनियादारी की बात किए सीधे अपने मुद्दे पर चलते हैं, जो कि है गति का ग्राफीय निरूपण। तो गति के ग्राफीय निरूपण में हम इसी तरह देखेंगे, एक्स अक्ष के दिशा में हम समय को रखेंगे, हमेशा समय ही रहेगा, और वाई अक्ष के दिशा में जब हम विस्थापन समय ग्राफ पढ़ रहे होंगे तो यहाँ विस्थापन को रखेंगे। वहीं जब हम वेग समय ग्राफ को पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पर हम वेग को रखेंगे, और जब हम त्वरण समय ग्राफ को पढ़ रहे होंगे तब यहाँ हम त्वरण को रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आप भली भांति समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि विस्थापन समय ग्राफ क्या है, और इसके जितने भी केस हो सकते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि विस्थापन समय ग्राफ में जो ढाल होती है या स्लोप होता है जो कि tan थीटा के बराबर है, हम देखेंगे कि ये tan थीटा के बराबर कैसे है, वो वस्तु के वेग का मान बताती है। तो हम देखते हैं पहले कि ग्राफ की ढाल क्या होती है। इसे समझने के लिए आप अगर इस दो एग्जाम्पल को देखें, ये दो फिसल पट्टी को देखें जो हमने अक्सर पार्क में देखा है, तो देखते हैं कि यहाँ एक तरह का त्रिभुज ये बन रहा है जो कि कुछ ऐसा है। हम मानते हैं कि यहाँ ये एक समकोण त्रिभुज है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है जो कि कुछ ऐसा है। यानी यहाँ बनने वाला जो थीटा है वो इसके थीटा डैश से छोटा है। अब यहाँ अगर आपसे इस दोनों फिसल पट्टी को देखकर पूछा जाए कि किसमें स्लोप ज्यादा है, तो आप दैनिक जीवन के अनुभवों के आधार पर बता सकते हैं कि ये पहली फिसल पट्टी जो है इसमें स्लोप ज्यादा है। अब इसे हम देखते हैं कि भौतिकी इसे किस तरह से देखता है। अब यहाँ हम देखें तो इसका tan थीटा जो होता है वो स्लोप होता है, तो थीटा का मान जितना ज्यादा होगा स्लोप उतना ही ज्यादा होगा। ये बात यहाँ से भी क्लियर हो जाती है। अब हम देखते हैं कि tan थीटा विस्थापन समय ग्राफ के वेग के परिमाण को कैसे बताती है। मान लेते हैं कि ये एक ग्राफ है, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो गया आपका, और ये एक ग्राफ है। अब हमें ये देखना है कि ये थीटा जो होगा इसका टेंजेंट वेग के मान को कैसे बताता है। तो यहां से अगर हम इस पर लंब खींचें तो ये त्रिभुज हमारा बन जाएगा OAB, और हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है
लंब बटे आधार। यहां हमारा लंब है AB और आधार है OB। AB यहां विस्थापन है हमारा y अक्ष पर, क्योंकि ये विस्थापन समय ग्राफ है, और यहां समय है। तो AB हमारा क्या है, AB जिसकी लंबाई ये है, ये हमारा विस्थापन है। OB की लंबाई हमारा समय है। हम जानते हैं कि विस्थापन बटे समय वेग होता है, तो इस तरह से tan थीटा बराबर हमारा वेग हो जाएगा विस्थापन समय ग्राफ के केस में। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप भली भांति समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं और कुछ और पहलुओं को देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि केस नंबर 1 कि विस्थापन समय ग्राफ का क्या मतलब होगा अगर ग्राफ x अक्ष के समांतर होगी। यहाँ x अक्ष के समांतर है ये ग्राफ, तो इसका क्या मतलब होगा। यहाँ मान लेते हैं कि ये स्लॉट 1-1 सेकंड का है, तो यहाँ 1 सेकंड, यहाँ 2 सेकंड, यहाँ 3 सेकंड, यहाँ 4 सेकंड और यहाँ 5 सेकंड है। ये एक स्लॉट 10 का है, 20 का है, 30 का है, ये सब के सब मीटर में होंगे। तो हम देखते हैं यहाँ कि पहले सेकंड पर विस्थापन 30 मीटर था, दूसरे सेकंड पर विस्थापन हमारा भी 30 मीटर था, तीसरे सेकंड पर विस्थापन भी 30 मीटर था। इस तरह से हम एक जनरल व्यू लेकर इसका बता सकते हैं कि ये विस्थापन समय ग्राफ हमें यह बता रहा है कि वस्तु विराम में है। अगर हम यहाँ tan थीटा को लेकर भी देखें तो चूंकि यहाँ ये ग्राफ x अक्ष के समांतर है, तो यहाँ थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे tan 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री का मान भी 0 होता है, और यहां से भी हमें पता चलता है कि वेग 0 है। जैसे आपको समझ में आए वैसे कीजिए। मैं आपको दोनों तरीके से समझा रहा हूं। एक तो आप जनरल व्यू लेकर सिर्फ देखकर कैसे पता कर सकते हैं कि ये ग्राफ क्या बता रही है, और दूसरा आप भौतिकी के भाषा में भी समझ सकते हैं। इस भाषा में भी समझना आपका इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस बने हैं। अब वही हम नोट्स में भी लिख लेंगे निष्कर्ष में कि वस्तु विराम में है, और वेग यहाँ देखेंगे तो tan थीटा बराबर tan 0 डिग्री बराबर 0। अब हम चलते हैं दूसरे केस पर और देखते हैं कि ये दूसरा केस हमें क्या बता रहा है। यहां हम देखते हैं कि पहले सेकंड पर विस्थापन 10 है, दूसरे सेकंड पर विस्थापन 20 हो गया है, तीसरे सेकंड पर विस्थापन 30 हो गया है, और चौथे सेकंड पर विस्थापन 40 हो गया है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हर एक सेकंड में वस्तु के विस्थापन में 10-10 मीटर का अंतर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु एक समान वेग से गतिशील है। अब अगर हम थीटा और tan थीटा के हिसाब से इसे देखें तो थीटा का मान यहाँ भी 1 होगा, थीटा का मान यहाँ भी वही होगा जो कि हमने यहाँ देखा था, और आगे कहीं भी इस तरह से हम देखें तो थीटा का मान हमारा सेम ही होगा। और इस तरह से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्योंकि इस ग्राफ में समय के साथ थीटा और इसी के साथ tan थीटा का मान, क्योंकि अगर थीटा का मान स्थिर है तो tan थीटा का मान भी स्थिर होगा, अतः वस्तु समान वेग से चल रही है। आगे हम देखते हैं तीसरे केस की तरफ, और यहां देखते हैं कि पहले सेकंड में वस्तु करीब करीब 5 मीटर के आसपास विस्थापन है, दूसरे सेकंड में 5 मीटर से ज्यादा हुआ, तीसरे सेकंड में हम देखते हैं कि उससे भी ज्यादा हो जाता है, और चौथे सेकंड में हम देखते हैं कि उससे भी ज्यादा विस्थापन हो जाता है। तो पहले सेकंड में विस्थापन इतना था, दूसरे सेकंड में विस्थापन इतना हो गया, तीसरे सेकंड में इतना हो गया, और चौथे सेकंड में इतना हो गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हर एक सेकंड में विस्थापन बढ़ जा रहा है, और ये विस्थापन का बढ़ना सिर्फ तभी संभव है जब हमारा वेग बढ़ रहा हो, क्योंकि विस्थापन बराबर होता है वेग गुना समय। तो अगर समय हमारा 1 सेकंड ही है तो विस्थापन ज्यादा होने के लिए जरूरी है कि हमारा वेग बढ़ रहा हो। इस तरह से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वेग हमारा बढ़ रहा है समय के साथ। और अगर हम थीटा के हिसाब से देखें तो यहाँ जितना हमारा कोण है, अगर हम यहाँ देखें थोड़ा कोण हमारा बढ़ जाता है, और आगे देखें तो कोण हमारा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि थीटा का मान समय के साथ बढ़ रहा है, तो tan थीटा का मान भी बढ़ रहा होगा, और इसीलिए वेग भी हमारा बढ़ रहा होगा। अब चौथे केस की तरफ देखते हैं, और यहाँ तीसरे केस के ठीक उल्टा है। पहले सेकंड में करीब 30 मीटर के आसपास विस्थापन होता है, दूसरे सेकंड में 15 मीटर के आसपास, और तीसरे सेकंड में 5 मीटर के आसपास। तो हम देखते हैं कि समय के साथ विस्थापन कम होता जा रहा है, जो कि यह बता रहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वेग का मान हमारा घटता जा रहा है। और अगर हम थीटा और tan थीटा की मदद से देखें तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ जितना थीटा का मान है उससे थोड़ा कम थीटा का मान यहाँ हो जाता है, और उससे थोड़ा कम थीटा का मान यहाँ हो जाता है। यानी समय के साथ थीटा और tan थीटा का मान हमारा कम होता जा रहा है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि वस्तु के वेग का मान समय के साथ घट रहा है। अब हम पांचवें और अंतिम केस में देखते हैं, तो यहाँ ये क्या कह रहा है, तीसरे सेकंड पर ही वस्तु का विस्थापन 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और 40 मीटर सब हो जाता है। इसका मतलब है कि यह ग्राफ असंभव है, क्योंकि एक ही समय में वस्तु कई स्थानों पर नहीं हो सकती है।
एक तो ये कह रहा है कि जहां से हमने रिफरेंस पॉइंट लिया है वहां से 10 मीटर पर है, उसी समय 20 मीटर पर है, उसी समय 30 मीटर पर है और उसी समय 40 मीटर पर है। तो हम कहेंगे कि यह एक असंभव ग्राफ है, क्योंकि एक ही समय में वस्तु कई स्थानों पर नहीं हो सकती है। अगर हम इसे थीटा और टेन थीटा की मदद से समझना चाहें तो यहाँ एक कोण बन रहा है 90 डिग्री का, तो वेग हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, जिसका मान की अनंत होता है और अनंत वेग किसी भी वस्तु का नहीं हो सकता है। इस तरह से हम कहेंगे कि यह ग्राफ असंभव है। सिर्फ यही नहीं, कोई भी वैसा ग्राफ जहां एक समय पर आपको विस्थापन हो या वेग हो या त्वरण हो, किसी का भी मान, 2 मान मिल रहा हो या उससे ज्यादा मान मिल रहा हो, तो वैसा ग्राफ असंभव होगा। जैसे मान लिया जाए कि हम यहाँ एक वृत्त का एग्जाम्पल लेते हैं, तो इस समय पर एक समय हमारा विस्थापन यहाँ होगा और ठीक उसी समय ये भी बताया जा रहा है कि विस्थापन हमारा इतना है। इस तरह से हम देखते हैं कि एक ही समय पर 2 विस्थापन बताया जा रहा है और हम कहेंगे कि यह विस्थापन समय ग्राफ भी संभव नहीं है। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि वेग समय ग्राफ क्या होता है। ठीक उसी तरह जैसा हमने पिछले केसेस में यहाँ पे विस्थापन लिया था, अब यहाँ वेग हो जाएगा और देखते हैं कि इसे हम किस तरह से समझ सकते हैं। पहले सेकंड पर वस्तु का वेग, यहाँ हम मान लेते हैं कि ये एक स्लॉट हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड का है, तो यहाँ हम देखेंगे कि पहले सेकंड पर वस्तु का वेग 30 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे सेकंड पर वस्तु का वेग भी 30 मीटर प्रति सेकंड, तीसरे सेकंड पर वस्तु का वेग भी 30 मीटर प्रति सेकंड है और इसी तरह आगे बढ़ते हुए भी वस्तु का वेग 30 मीटर प्रति सेकंड ही है। तो हम कहेंगे कि वस्तु एक समान वेग से गतिशील है। अब इसमें हम देखते हैं कि वेग समय ग्राफ में जो टेन थीटा स्लोप या ढाल होता है वो हमें त्वरण का मान देता है। इसके लिए अब हम एक थोड़ा अलग तरह का ग्राफ खींचते हैं, क्योंकि इससे इस ग्राफ से समझना आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मान लेते हैं कि इस तरह का ये ग्राफ होता, तो क्या होता। अब इस 2 सेकंड में हमें देखना है, इस 2 सेकंड में देखना है कि त्वरण कितना है। तो यहां से हमने लंब खींचा, ये हमारा थीटा हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा, ये मानते हैं हम कि ए है, ये बी है और ये सी है, तो टेन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा BC बटे AC और BC हमारा यहाँ वेग है और AC समय है। और जानते हैं हम कि त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन मतलब एक तरह का वेग ही है वो। तो इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं कि वेग बटे समय बराबर हो जाएगा हमारा त्वरण, और ये चीज हमारा वेरीफाई हो जाता है जो कि है टेन थीटा, यानी स्लोप, ढाल या प्रवणता वस्तु के त्वरण का मान बताती है वेग समय ग्राफ में। एक और महत्वपूर्ण बात हो जाती है यहाँ पे कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन का मान बताती है, यानी कि ये क्षेत्रफल। तो मान लेते हैं कि ये O है, ये B है, ये C है और ये D है, ये एक आयत बन जाता है। इस आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, AC गुना ये लंबाई और ये चौड़ाई, यानी कि OA। AC हमारा क्या है, AC बराबर OD, ये हमारा है समय, और OA हमारा क्या है, OA हमारा है वेग। तो समय और वेग का गुणनफल होता है हमारा विस्थापन, ये हम पहले से जानते हैं। अगर आपको नहीं पता कि समय और वेग के गुणनफल को विस्थापन कहते हैं, तो आप हमारा पहले वाला वीडियो लेक्चर देख लें, सभी वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे हम इसी के दूसरे केस की तरफ देखते हैं। इस केस में देखते हैं कि एक सेकंड पर वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड था, दूसरे सेकंड पर वस्तु का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड था, तीसरे सेकंड पर वस्तु का वेग 30 मीटर प्रति सेकंड था, और यहाँ हम देख रहे हैं कि हर एक सेकंड में वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ जाता है, यानी कि वस्तु पर एक तरह का त्वरण कार्य कर रहा है। क्योंकि अगर वस्तु का वेग हर एक सेकंड पर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वस्तु की गति में एक तरह का त्वरण भी है। अगर हम इसे थीटा और टेन थीटा की मदद से भी समझना चाहें तो यहाँ हम देखते हैं कि थीटा का मान कुछ है और सेम वही थीटा का मान यहाँ, और आगे जैसे भी बढ़ते जाएंगे हम तो थीटा का मान इक्वल ही होगा। इस तरह से यहाँ से भी ये चीज वेरीफाई हो जाता है कि समय के साथ थीटा और इसके साथ ही टेन थीटा का मान भी कांस्टेंट है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वस्तु समान त्वरण से चल रही है। अब हम अगले केस को देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि पहले सेकंड पर हमारा वेग 0 से बढ़कर 5 तक गया है, दूसरे सेकंड में हमारा वेग 5 से बढ़कर ये करीब 15 के आसपास गया है, तीसरे सेकंड पर हमारा वेग थोड़ा और ज्यादा बढ़ा है और इसी तरह से आगे भी बढ़ता रहा है। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि वह हर एक सेकंड में जो वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है वो थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो हम इस तरह से यहाँ से कह सकते हैं कि समय के साथ वस्तु के त्वरण का मान बढ़ रहा है, क्योंकि अगले सेकंड में वेग ज्यादा बढ़ने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि वस्तु का त्वरण समय के साथ बढ़ रहा है। अब हम इसे अगर थीटा और टेन थीटा की मदद से भी समझना चाहें तो यहाँ मान लेते हैं कि थीटा का मान कुछ है। अगर हम यहाँ देखें तो थीटा का मान बढ़ जा रहा है और उसके आगे भी देखें तो थीटा का मान बढ़ता ही चला जा रहा है।
तो इस तरह से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चूंकि इस ग्राफ में समय के साथ थीटा और इसी वजह से टेन थीटा का मान बढ़ रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि समय के साथ वस्तु का त्वरण भी बढ़ रहा है। आगे ठीक तीसरे केस का उल्टा हम देखते हैं। यहां मान लेते हैं कि कोण थीटा है। आगे देखते हैं तो यहाँ जो थीटा डैश है और उसके आगे देखते हैं जो थीटा डैश है, तो समय के साथ कोण का मान घटता जा रहा है और इस तरह से हम कहेंगे कि वस्तु के थीटा और इसी वजह से टेन थीटा का मान समय के साथ घट रहा है, अतः वस्तु का त्वरण भी समय के साथ घट रहा है। अगले केस में हम देखते हैं ठीक उसी प्रकार यहाँ एक ही समय पर कई सारे वेग दिखाए गए हैं और इसीलिए ये ग्राफ असंभव है, क्योंकि एक ही समय पर वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड और 30 मीटर प्रति सेकंड नहीं हो सकता है। और अगर हम इसे थीटा और टेन थीटा की मदद से समझना चाहें तो यहाँ कोण हमारा 90 डिग्री हो जाता है, तो त्वरण हमारा निकल कर आ जाएगा यहाँ से टेन 90 डिग्री यानी कि अनंत, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। इस तरह से हम कहेंगे कि ऐसा कोई भी ग्राफ जहां एक ही समय पर वेग का आपको दो मान मिल रहा हो वह असंभव होगा। ठीक निष्कर्ष में भी हमने इसी चीज को लिखा है। आगे चलते हैं और देखते हैं त्वरण समय ग्राफ के बारे में। त्वरण समय ग्राफ में क्या है, जहां ये हमारा वेग था और विस्थापन था, इस बार त्वरण हो गया। हम मानते हैं कि ये हमारा एक स्लॉट जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का है और यहाँ ये एक स्लॉट 1 सेकंड का है। तो हम देखते हैं कि पहले सेकंड पर वस्तु का त्वरण 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, दूसरे सेकंड पर भी 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही है, तीसरे सेकंड पर भी 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है। आगे हम देखते हैं कि त्वरण का मान ऋणात्मक है, क्योंकि ये y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में है। पहले सेकंड पर वस्तु का त्वरण -30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, दूसरे सेकंड पर भी उतना ही है, तीसरे सेकंड पर भी -30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि वस्तु एक समान ऋणात्मक त्वरण से या एक समान मंदन के साथ गतिशील है। अगला और आखिरी केस हम देखते हैं, जब पिछला दोनों में से कोई भी केस नहीं मिल रहा हो तो इस तरह का एक केस आता है कि यहां देखते हैं हम कि पहले सेकंड में वस्तु का त्वरण 0 से बढ़कर 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया है। उसके बाद हम अगले 2 सेकंड में देखते हैं कि ये 20 से बढ़कर 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, यानी कि 10 का अंतर हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड का अंतर हो गया है। उसके बाद हम आगे देखते हैं अगर तो तीसरे और चौथे सेकंड के बीच वस्तु का त्वरण 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से घटकर 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाता है, यानी कि -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का अंतर होता है यहाँ पर। तो इस तरह से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वस्तु असमान त्वरण के साथ गतिशील है। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो लेक्चर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और आपको काफी पसंद भी आया होगा। अगर यह वीडियो लेक्चर आपको काम की लगी हो तो इसे कम से कम उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिन्हें इससे फायदा हो सकता है और उनका भी ग्राफ का डर इससे दूर हो सकता है। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो एक नया वीडियो लेक्चर बनाकर भी आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और मजेदार वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।